छाया बहन हो गया। वेरी गुड। एक मिनट में ये चालू कर दूं। ओम शांति। पिछले सत्रों में हमने जो वैल्यूज हैं, डर और चिंता पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से वैल्यूज अपने जीवन में चाहिए, उस पर चर्चा की। आज हम यूनिट नंबर 8 देखेंगे, वैल्यूज टू ओवरकम स्ट्रेस। स्ट्रेस पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हमें जीवन में काम में आने वाली हैं। आज के सत्र में हम देखने वाले हैं इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर अलग अलग जो वैल्यूज हैं, जैसे हार्मोनी जिसको सद्भावना कहते हैं, ऑर्डरलीनेस शिस्तबद्धता जिसको कहते हैं, इक्वेनिमिटी, गुड कम्युनिकेशन, ये 4 वैल्यूज आज हम देखेंगे। ये 4 वैल्यूज जब हम अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो अपने तनाव पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें समरी, ग्लॉसरी, आंसर, क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे और कुछ किताबें स्ट्रेस से संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर दी गई हैं। सो वो किताबें भी आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक कवर किया जाता है यहाँ पर, पूरा तो यहाँ कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन बहुत बार यहाँ पर सार के रूप में हम लोग सुनते हैं। लेकिन इसका विस्तार और इसके बारे में डिटेल जानकारी आप इस विषय से संबंधित अलग अलग जो बुक्स आते हैं, और हमारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जिन्होंने स्ट्रेस पर बहुत सुंदर सुंदर उनके व्याख्यान हैं, उसको भी आप सुनकर इस विषय पर और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मेजर वैल्यूज जो ओवरकम करने के लिए काम में आने वाले हैं स्ट्रेस पर, वो हम देखेंगे। वैल्यू हार्मोनी, ऑर्डरलीनेस, appreciate the value of equanimity, learn about good communication, और हम स्वचिंतन करेंगे, हम अपने आप का आत्मचिंतन करेंगे, सोल रिफ्लेक्शन करेंगे कि हम हमारे अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी। वास्तव में तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे अंदर है ही है, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट्स जिसको कहते हैं वो हम देखेंगे स्ट्रेस पर विजय प्राप्त करने के लिए। चलते हैं हम अपने मुख्य विषय की ओर। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जो आजकल एक कॉमन हो गया है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर कोई इस शब्द का प्रयोग करता है। जैसे पहले नहीं था, आज से 20 वर्ष पहले ये शब्द इतना कॉमनली नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट भी होती जा रही है एक तरफ, लेकिन जीवन में तनाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है लोगों के, और इसलिए बड़े बूढ़ों से सब लोग हर बार कहीं ना कहीं दिन भर में इस शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। सो तनाव क्या है, इसका विस्तृत यहाँ पर विवरण बताया गया है इस इंट्रोडक्शन में, कि वैसे तनाव के बहुत अलग अलग मीनिंग लोगों ने निकाले हैं, लेकिन तनाव एक्चुअल में है क्या। तनाव ये हमारी अंतर्गत अवस्था है या फिर आंतरिक अवस्था है, जो बाहर में जो भी परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो सोशल सिचुएशंस हो, वातावरण में बदलाव हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे जिसको कहते हैं कैपेसिटी के बाहर है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी जो भी सारी सिचुएशंस है, जो भी बातें हमारे जीवन में क्रिएट हो जाती हैं, तो वो हमारे तनाव का कारण बन जाती है।
और जो भी सिचुएशंस आती हैं बहुत बार वो हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करने के लिए एज स्ट्रेसर का काम करते हैं, जिसको स्टिमुलेंट कहते हैं। और ऐसे समय पर जैसे ही तनाव आ जाता है जीवन में, तो हमारा भावनात्मक जो जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे इमोशंस में जो बदलाव होता है, और इमोशंस का बदलाव जो होता है उससे हमारे शरीर पर भी बहुत बड़ा उसका परिणाम होता है। तो उसकी यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन बताई है। द इमोशंस एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल क्रिएटेड बाय स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर हाईली अनकंफर्टेबल एंड दिस discomfort motivates the individual to do something to elevate it. The term coping is used to refer to the process by which a person almost try to manage our situations that has arisen, trying to find some way of changing it or avoiding it in the future. This is called problem focused coping. जब भी कोई समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, दो प्रकार की वृत्ति होती है मनुष्य आत्मा के। एक होती है प्रॉब्लम पर फोकस करने वाली, और दूसरी होती है वृत्ति हमारी सॉल्यूशन पर फोकस करने वाली। जो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं वो धीरे धीरे तनाव से और मतलब तनाव उनके जीवन में और बढ़ता जाता है। जो प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो तनाव से मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम पर फोकस करने से हम प्रॉब्लम से दूर हो पाएंगे, लेकिन जितना जितना हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, समस्या क्या है उस पर फोकस करते हैं, तो समस्याएं कम नहीं होती और बढ़ती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये मेरे हाथ से यहाँ पर ऐसे गिर गया। अब ये गिर गया है, अब मैं सोचूं कि ये क्यों गिरना नहीं चाहिए था, गिरने के बाद क्या क्या हुआ इसको, ये सब देखकर बार बार इसके बारे में चिंतन करने से ये मोबाइल ठीक नहीं होगा। मुझे इस मोबाइल को उठाना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना होगा अगर कुछ इसको नुकसान हो गया है तो। जो व्यक्ति सॉल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट करता है वो तनाव से मुक्त रह सकता है, और जो प्रॉब्लम पर फोकस करता है वो ऑलवेज तनाव में रहता है। तो यहाँ बताया है कि दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग, और वो व्यक्ति जो है वही पैटर्न को कंटिन्यूअसली करते रहता है। A person can also focus on elevating the emotions associated with the stressful situations, even if the situation itself cannot be changed. This is called emotion focused coping. In addition to seeking this positive social support in times of stress, people can learn other techniques to reduce the negative effects of the stress on the body and the mind. अलग-अलग प्रक्रियाओं को लोग यूज करते हैं स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए, मन पर और शरीर पर जो तनाव आता है उससे मुक्त होने के लिए। कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स है दैट हेल्प्स कंट्रोल देयर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। उसमें है बायोफीडबैक टेक्निक है अलग अलग जो संसार में यूज़ की जाती हैं, जिसको कहते हैं बायोफीडबैक टेक्निक, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, मेडिटेशन एंड एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी 4 मुख्य पद्धतियाँ यहाँ पर बताई जिससे लोग तनाव से मुक्त होने के लिए यूज करते हैं जिसको। अब बायोफीडबैक टेक्निक में क्या होता है? बायोफीडबैक ट्रेनिंग में होता है कि इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड देन अटेम्प्ट टू अल्टर दैट स्टेट। उनकी जीवन की जो भी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति की पूरी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं, और परिस्थिति तो नहीं बदल पाती है लेकिन उस परिस्थिति की तरफ देखने का या परिस्थिति को अल्टर करके देखने का वो प्रयास करते हैं, या फिर परिस्थिति की तरफ देखने का नजरिया बदलने का उसका प्रयास करते हैं। दूसरी होती है रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे जो सांसों की जो गति है उस पर फोकस करते हैं, उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होती जाती है तो फिर मन में चल रहे विचारों की गति भी धीमी हो जाती है। तो कहीं कहीं इस टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है, और कहीं एक्सरसाइज
एक्सरसाइज एक अच्छी बात है स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए, और जो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो नेचुरली शरीर पर उसका अच्छे से अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाते हैं, और औरों के मुकाबले वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम होते हैं। तीसरी जो है यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें बताते हैं कि अटेम्प्ट्स टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देन अदर्स, identify the kind of stressful situation that produce their physiological or emotional symptoms and alter the way they cope with these situations. For example, a man who suffers from tension, headache, would be asked to keep a record of their occurrence and rate the severity of each headache and the circumstance in which it occurred. किन किन परिस्थितियों में व्यक्तियों को तनाव आता है उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, और फिर उसके आधार से कौन कौन सी परिस्थिति में तनाव आता है, कब ज़्यादा आता है, कब कम आता है, कब उनकी भावनाओं में उद्रेक ज़्यादा होता है और कब कम होता है, तो ये पूरा बिहेवियर पैटर्न उनका देखा जाता है। और आफ्टर द पीरियड ऑफ मॉनिटरिंग सर्टन रिलेशनशिप ऑफन बिकम एविडेंट अमंग सिचुएशनल वेरिएबल थॉट्स एंड इमोशनल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो उसके आधार से वो उनको गाइडलाइन देते हैं और सिचुएशंस की तरफ देखने का फिर से उनका नज़रिया कहो या फिर कैसे उसमें से हम लोग समाधान निकाल सकते हैं उस पर वो उनको बताते हैं। तो ऐसी ये 4 कुछ टेक्निक्स है जो यहाँ पर यूज़ होती है। और आगे बताया है कि जैसे स्ट्रेस, जैसे आज और प्रकार की महामारियां है, वैसे तनाव भी एक प्रकार की महामारी है जो आज सारे संसार में फैली हुई है। 2/3 ऑफ मतलब 2/3 जो लोग हैं, 2/3 जो लोग हैं जो फिजिशियंस के पास में जाते हैं आजकल, उसमें स्ट्रेस और उससे रिलेटेड ही बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और आज लोग भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मोर देन 75% बीमारियां जो है वो मन से उत्पन्न होने वाले विचारों की वजह से होती है। जब नकारात्मक हो जाते हैं, जब मन तनावग्रस्त हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और कहते हैं कि आज जो यूएस में बहुत सारी जो बीमारियां हैं, 6 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वो है स्ट्रेस, जिसमें आर्टरी डिसीजेज कहो, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एक्सीडेंटल इंजुरीज, सिरोसिस ऑफ द लीवर एंड सुसाइड, ऐसी अनेक सारी बीमारियां आज देखने को मिल रही हैं। और उससे अलग अलग मतलब स्ट्रेस पर कभी कभी ये बीमारियां तो नहीं, लेकिन स्ट्रेस का प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। और हमने देखा है कि आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी किसी को शुगर नहीं रहता है, बीपी की कोई तकलीफ नहीं रहती। आज ही एक व्यक्ति से मैं मिला, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत है, कम से कम 20 एकड़ प्रॉपर्टी है जो करोड़ों की है, प्लॉट्स है, प्रॉपर्टी करोड़ों की है। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है उनकी फैमिली में, जो इतनी कोई वैल्यू भी नहीं है, मतलब उसके कंपैरिजन में इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, फिर भी उस प्रॉपर्टी को लेकर उनको बहुत तनाव में आज देखा। उस पर उनसे बातचीत हो गई, मैंने उनसे चर्चा में उनको पूछा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है वो कितनी की है। वो कहे कम से कम 1-8 करोड़ की होगी। फिर हमने कहा कि आपकी बॉडी की कीमत क्या है, तो वो थोड़ा हंसने लगे। नहीं बोले, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है बोले, लेकिन मुख्य वही वजह थी क्योंकि उनकी जो 15 एकड़ जगह है उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, और किसी ने मतलब उनके भाइयों ने ही कर लिया है, और वो थोड़ा सा चल रहा है उनके कोर्ट की केस वगैरह, उसका स्ट्रेस उनके ऊपर है। और उन्होंने कहा कि पहले मुझे बीपी नहीं था, लेकिन अभी मुझे बीपी हो गया है और बीपी की गोली भी शुरू हो गई है। बीमारियां पहले नहीं थी, शुगर जैसी बीमारी पहले नहीं होती थी,
लेकिन आज एक कॉमन हो गई है, शुगर कहे, बीपी कहे, ये जो मेंटल इलनेस है, फिर अल्कोहलिज्म भी बढ़ जाता है, ड्रग एब्यूज, अन फैमिली डिस्कॉर्ड, वायलेंस, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कारण है तनाव। सिचुएशंस को अगर जब हैंडल नहीं कर पाते तो क्रिएट कर जाते, टेंशन भी क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है और फिर पूरी बॉडी पर उसका प्रभाव हो जाता है। और यहाँ तो बताया है कि कम से कम 150 बिलियन डॉलर का हर साल खर्चा आता है स्ट्रेस से संबंधित जो भी बातें उत्पन्न होती है इंडस्ट्रीज में, उससे निपटने के लिए। तो एक प्रकार से जैसे हम लोग कोरोना को ही महामारी कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी महामारी तो ये तनाव है आज के जीवन में। लेकिन इसी की तरफ लोगों का ख्याल नहीं है। जनरली देखा है, मतलब आज कम से कम 2 या 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई अलग अलग प्रकार के। एक इस प्रकार के व्यक्ति जो प्रॉपर्टी से संबंधित उनके जीवन में स्ट्रेस था। दूसरे एक परिवार से मुलाकात हुई जो परिवार अपने कुछ लोगों को खोने की वजह से दुखी था। अभी इस कोरोना में कहें, उनके बड़े बेटी की डेथ हो गई और उनकी जो बेटी थी, उनके जो मिस्टर है, उनकी डेथ हो गई। ऐसी कुछ सिचुएशंस आई है उनके इसमें। और हमने देख रहे थे कि उस माता जी जब बता रही थी सारी सिचुएशंस, तो बताते बताते, वो तो हेल्दी है, वो सब है, लेकिन वो बताने के बाद में उनको भी सांसें फूल रही थी, टेंशन आ रहा था, वो सब झलक रहा था चेहरे पर। दुख तो हो ही रहा था उनको। और पिछले 2 वर्ष से इसी सिचुएशंस में वो है। परिवार वाले कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं। तो ये जो बाहर की जो घटनाएं होती है जीवन में, वो घटनाओं का प्रभाव इतना हो जाता है और कभी कभी हम उसको नहीं संभाल पाते, नहीं मैनेज कर पाते, फिर वो लंबे अंतराल तक हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। और फिर सिर्फ मन के ऊपर प्रभाव नहीं होता, उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर एक अंग पर पड़ता है। और आज सबसे बड़ी बीमारी भी कहें, ये स्ट्रेस हो गई है। लेकिन इसके लिए उपाय कोई नहीं कर रहा। मतलब जैसे जो बीमारी दिखाई देती है शरीर पर, जैसे बीपी की हम गोली ले रहे हैं, शुगर के लिए हम गोली ले रहे हैं, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं, लीवर खराब हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। जो भी ऊपर में जो दिखाई दे रहे हैं सिम्टम्स, और या फिर कोई अंग खराब हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज है उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा है। या फिर कहें कि ज़्यादातर लोगों का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो जीवन में चलने वाली बात है, ये तो आती ही रहती है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। अब जब स्वीकार कर ही लिया है किसी बात को, फिर प्रतिकार करने की बात नहीं आती, फिर उस पर विजय करने की प्राप्त करने की बात नहीं आती। जैसे हमने पीछे आपको एक उदाहरण दिया था कि हमारे भारत पर 150 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। उसका कारण क्या रहा 150 वर्ष राज करने का? बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन एक विशेष कारण उसमें रहा। अंग्रेज जब भारत में आए तो पहले बहुत कम संख्या में थे, और आखिर तक भी कम ही संख्या में थे कंपेयर टू भारत का जो पॉपुलेशन था। उनके पास साधन थे, मशीनरीज थे। अब हुआ यूं कि इन्होंने छोटे छोटे संगठन को या फिर छोटे छोटे राज्य को अपना निशाना बनाया, फिर उनको वो जीतते गए, और इनके खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाता था तो उस आवाज को उसी समय दबा देते थे, उसको कड़ी से कड़ी सजा देते थे, और सभी लोगों के सामने चौराहे पर, ताकि लोगों में डर बना रहे कि अगर अंग्रेजों से कोई दुश्मनी लेता है तो उसका ऐसा हाल हो सकता है। फिर धीरे धीरे जनमानस हुआ यूं,
लोगों के मन में धारणा ये हो गई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं सकते। 1857 का सबसे बड़ा एक उठाव हुआ भी, फिर उसके बाद में उस उठाव को जिस प्रकार से दबाया गया तो लोगों की हिम्मत ही खत्म हो गई, और उसके बाद लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हम इनके खिलाफ लड़ नहीं सकते। जो भी कोई आता था घर में, किसी को लगता था, किसी यूथ को लगता कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो उनके घर वाले कहते हैं कि अनेक लोगों ने प्रयास करके देखा है, हम अंग्रेजों से नहीं जीत पाएंगे। और धीरे धीरे एक जनमानस हो गया, क्योंकि स्वीकार कर लिया है गुलामी को, तो फिर प्रतिकार करने की जरूरत ही नहीं। वहां पर स्वीकार कर लिए। जैसे वो हाथी, आपको पता है कि जब छोटा होता है तो उसको बहुत बड़े संखल से बांध देते हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो संखल रस्सी में बदल जाती है, और एक समय तो ऐसे आता है कि अगर महावत ने ऐसे अगर रस्सी बांधने का नाटक भी अगर कर लिया तो भी हाथी वहां से नहीं निकलता, क्योंकि इसने शुरुआत में बहुत प्रयास किया होता है, और लेकिन उसने स्वीकार कर लिया इस समय अनुसार कि मैं इसको तोड़ नहीं पाता या फिर तोड़ नहीं पाऊंगा, तो वो प्रयास करना छोड़ देता है। ऐसे ही स्ट्रेस को हमने जीवन में स्वीकार कर लिया कि ये तो एक जीवन का अविभाज्य घटक है, ये तो आना ही है। जब स्ट्रेस आना ही है, इसको स्वीकार ही कर लिए, तो फिर इस पर विजय प्राप्त करना या फिर इसको इसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत है, ये मन में आता ही नहीं। इसलिए हम ऊपरी स्तर पर बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं, और उसके लिए डॉक्टर्स हैं, अलग अलग थेरेपीज हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, एक्सरसाइज, नेचुरोपैथी, बहुत सारी पैथीज हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस सेशन में बताया गया है कि कैसे हम स्ट्रेस से मुक्त रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं। स्ट्रेस क्या है कि कोई भी सिचुएशन जब आती है तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्स हमारे मन में क्रिएट हो जाता है, जो भी रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं, वो जो सिचुएशन हो सकती है हमारे जहाँ कार्यस्थल पर हम जब काम कर रहे हैं वहाँ से आई हुई, फैमिली से, कोई बाहरी जो सोर्सेस है उससे जो भी सिचुएशंस आई है, उसके लिए मेरा क्या रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स अगर सही है या फिर सकारात्मक है तो वो तनाव से मुझे मुक्त रख सकता है, वही अगर नकारात्मक है तो मुझे तनाव में ले जा सकता है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। सिचुएशंस कितनी भी बड़ी रहे, लेकिन रेजिलियंस अर्थात अंदर की पावर अगर ज्यादा है तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन वही रेजिलियंस, हमारी जो अंतर की शक्ति कम अगर रही तो सिचुएशंस स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी इस पैरा में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जो भी सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, और स्ट्रेस में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ये आपने पढ़ लेना। सारी यहाँ पर चीज़ें बताई हैं, मतलब फिजिकल, इमोशनल, सोशल, जितने भी लॉसेस हमारे होते हैं वो सब यहाँ पर बताए हैं। इसलिए आज हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति जब तनाव से मुक्त रहेगा तो उसका प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर पड़ेगा। क्योंकि घर का एक व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसको देखकर आसपास के व्यक्ति भी तनाव में आ जाते हैं, वायुमंडल वैसे बन जाता है। इसलिए आज हमारी जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि स्वयं को तनाव से मुक्त रखना है। उसके लिए कौन से मूल्य कार्य में हम लाने वाले हैं, कौन से मूल्य कार्य में आने वाले हैं, हम देखेंगे। पहला जो मूल्य है यहाँ पर बताया है हार्मनी। हार्मनी को समरसता भी कहते हैं। हार्मनी मतलब हार्मनी इज अ नेचुरल गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ एनर्जी फ्री फ्रॉम द डिजायर्स फॉर रिटर्न एंड विद द इंटेंशन टू बेनिफिट द अदर। स्वयं के लिए रिटर्न में कोई भी कामना न रखते हुए लोगों को देने की भावना, इसको कहते हैं हार्मनी।
तनाव कब आता है? संबंधों में। जब हम अपने लिए संभाल कर रखते हैं, जब हम अपना छोड़ना नहीं चाहते अपने पास का, दूसरा कोई छीन ना ले मेरे पास की चीज को, चाहे साधन हो, चाहे कोई भी बात हो, जब हम उसको पकड़ के रखते हैं तब तनाव क्रिएट होता है। जब हार्मोनी होती है संबंधों में, जब समरसता होती है, सद्भावना जब होती है, तो हमारी जो भावना है निरंतर सबको देने की होती है, क्योंकि देना ही हमारा स्वभाव है जो हमने पीछे जाना था। तो देने की भावना, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, चाहे सुख दो, शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो, सहयोग दो, शक्ति दो, समय पड़े कहीं साधन देना पड़े, कहीं थोड़ा बहुत यथाशक्ति धन का सहयोग देना पड़े, तो देना, निस्वार्थ भाव से देना। जब ये देने का संस्कार हमारा होगा तो संबंधों में समरसता रहेगी, हार्मोनी रहेगी। तो जो संबंध के द्वारा क्रिएट होने वाला जो तनाव है, बहुत बार हम जब परिवार में रहते हैं तो एक सोच चलती है कि मैं ही करते जा रहा हूँ, मैं ही करते जा रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा। और हमको ये होता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं तो सामने वाले ने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसने थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। परंतु हम इतना कुछ करते हैं और वो कुछ नहीं करता। जैसे ही एक्सपेक्टेशन ये शुरू हो जाती है कि उसने भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, अर्थात मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो वो करे। जैसे ही ये थोड़ा लेने की भावना आ जाती है, तो अर्थात यहाँ पर देते देते हम लेने की भावना में आ गए, तो यहाँ पर जीवन में फिर तनाव आ जाता है। धीरे धीरे वो तनाव का रूप लेना शुरू कर देता है। संबंधों में समरसता, हार्मोनी अर्थात निस्वार्थ भाव से देना। जब तक परमात्मा ने शक्ति दी है तब तक करते रहें। यहाँ पर बताया है कि it's generally become difficult to accept or understand the other person's behavior or words if they are different. At such times, there is a tendency to form an attitude towards such a person that thus we are not able to get along well with him. We need to recognize the fact that like the notes of music, we all are different. Only when we can harmonize together can we create a beautiful tune. When we remember this, we will not expect the other person to change according to us, but we'll learn to understand and blend our personality with him. समरसता का बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर बताया है कि जैसे 7 सुर होते हैं, हर सुर की अपनी एक लय होती है, उसकी एक अपनी तार होती है। 7 सुर एक जैसे नहीं है, लेकिन 7 सुर जब एक जगह आते हैं तो बहुत सुंदर सा संगीत बजता है। वैसे ही हम जो लोग हैं एक दूसरे के साथ में हैं, हर एक के भाव, स्वभाव, संस्कार अलग अलग हैं, एक जैसे तो हो नहीं सकते। सोचो अगर सबके भाव, स्वभाव, संस्कार एक जैसे हो तो दुनिया कैसी हो जाए। हमारे जैसा दूसरा व्यक्ति हमारे साथ दिन भर अगर रहता है तो क्या हम उसके साथ रह पाएंगे? हमारे ही जैसा, लेकिन हम अपने साथ तो है ही। सो हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है, उसके अपने भाव, स्वभाव, संस्कार है, आदतें हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन जब हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट के बजाय, एक्सेप्ट क्या करना है हमको? एक बात तो एक्सेप्ट कर लेना है कि लोग जो है, जैसे है, वैसे बहुत अच्छे हैं। हर किसी का भाव, स्वभाव और संस्कार अलग अलग हैं। जैसे हर फूल की खुशबू अलग है, उसका रंग रूप अलग अलग है, ऐसे हर व्यक्ति भी यहाँ अलग अलग है। तो पहले एक्सेप्ट कर लेना है, और जब एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरा एक्सपेक्टेशन हमको टोटली निकाल देना है जीवन से कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत करना चाहिए। यथाशक्ति जितना हो सकता है आप अपने से करें,
नहीं हो सकता है कभी कोई, तो प्यार से कहें। जब हम संबंधों में इस प्रकार से रहते हैं तो फिर संबंधों में हार्मनी रहती है, समरसता आती है, संबंधों में मिठास आती है। और जहाँ ऐसे संबंध है वहाँ का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, और ऐसे ऐसे वातावरण में तनाव मुक्त हम जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ संबंधों में जब रहते हैं, संबंधों में हार्मोनी अगर है तो संबंधों में जो तनाव है उस संबंधों के तनाव से हम दूर रह सकते हैं। और यहाँ पर बताया है कि हार्मोनी इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर अटेनमेंट विद नेचर, पीपल एंड योर ओन इनर बीइंग। Harmony contains love, unity, concord, friendliness, and generosity. It is your original blissful state of being. The value of living with others in harmony is essential for cultivating a stable, mutual, beneficial society. Giving high priority to this value is rewarding because it also includes respect, sharing, compassion, and humility. Harmony means to understand each other and to accept each other, giving each one the space and time to be exactly as they are. This leads to harmonious coexistence. बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताई। हार्मनी मतलब कौन कौन से गुण उसमें होते हैं? उसमें प्यार होता है, उसमें एकता है, उसमें मित्रता है, उसमें सद्भावना है, ये सारी बातें उसमें है। और हार्मनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए ये गुण बहुत अच्छा है, तो इसको सबसे बड़ा प्राधान्य हमको देना है। और हर एक को अपनी स्पेस देना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो जो है जैसा है उस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेना, और एक्सपेक्टेशन को कम कर देना। जितना जितना इस प्रकार से हम जीते जाएंगे, तो यहाँ पे बताया है कि हम अपने संबंधों में समरसता ला सकते हैं, संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस बताई है हार्मोनी में रहने की। हार्मोनाइजिंग स्पीच एंड एक्शन इज द क्राइटेरिया फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, श्री रामकृष्ण। तो ये सारे एफर्मेशंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या करना है? वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर डेस्टिनी, सो बिल्ड ब्रिजेस रेदर देन द ह्यूज वॉल्स। हमको पुल बनना है, सब दो लोगों के बीच में कहें, सोसाइटी में एक दूसरे के बीच में पुल बनना है, और पुल बनाने भी हैं, ना कि दीवारें खड़ी करनी है। मेक अवर हैप्पीनेस डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है कि हमारा जो हैप्पीनेस है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं हो, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें, और जो खोने का डर होता है उससे थोड़ा मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सारी बातें यहाँ पे बताई। थोड़ा हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स हो जाए सभी। देखिए स्वयं को प्रकृति के मध्य, दो आंखों के बीच चमकते हुए सुंदर सितारे के रूप में। मैं आत्मा सितारा मस्तक के बीचों बीच एक सुंदर तारे के रूप में चमक रहा हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर प्रकाश निकल रहा है और चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक मैं आत्मा इन कर्मी इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा स्वयं में समरसता का अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ,
स्वीकार करता हूँ। मेरी सदैव देने की भावना है। मैं सदैव सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरे मन में सबके लिए श्रेष्ठ भावनाएं हैं। मैं आत्मा इस शरीर के साथ में हार्मनी में हूँ। अपने संबंधों के साथ में हार्मनी में हूँ। मुझे कोई से किसी से अब कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा स्वभाव सिर्फ देना 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 ही है। अब मुझे कोई भी डर नहीं रिजेक्शन का, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल का। मैं स्थिर हूँ, बैलेंस हूँ। मैं सबके साथ में मुक्तता का अनुभव करता हूँ, निर्भयता का अनुभव करता हूँ। मैं कभी भी किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करता। मैं हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट अनुभव करता हूँ। मैं सदैव सत्यता पर चलता हूँ। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सबको अनकंडीशनल स्नेह करता हूँ। मैं सदैव अपनी बुद्धि के साथ साथ मन का भी सुनता हूँ। मेरा विश्वास एक दूसरे को लेकर चलने में है, कंपैशन में है। मैं स्वयं के साथ, प्रकृति के साथ और सर्व आत्माओं के साथ में मधुर संबंध के आधार से चलने वाली आत्मा। ओम शांति। सो जब भी परिवार में रहते हुए कुछ तनावपूर्ण सिचुएशंस आए तो एक्सेप्टेंस को बढ़ा देना है, एक्सपेक्टेशंस को कम कर देना है। जब स्वयं से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत बार हमारी खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना है कि हर एक की अपनी एक मर्यादा है। अपने से भी उम्मीदें रखना है, एक्सपेक्टेशंस रखनी है स्वयं से, परंतु वो एक्सपेक्टेशंस इस प्रकार के हैं, रखनी ज़रूर है। लेकिन मैं अगर कहूँ, मैंने कभी 10 साल से रनिंग नहीं की है, परंतु मैं अगर कहूँ कि आज ही मैं 10 किलोमीटर भाग लूँ, रनिंग कर लूँ, तो कठिन हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पाया मैं, तो फिर मैं तनाव में आ जाऊँगा। उम्मीदें रखनी है, लेकिन उन उम्मीदों को भी चेक करना है कि कहीं ऐसी तो उम्मीदें हमने स्वयं से नहीं बांधी है कि जो पूर्ण हो ही नहीं पाएगी, या फिर हो सकती है कुछ समय के अंतराल में, अभी वर्तमान में उतनी शक्ति नहीं है। तो उन उम्मीदों को भी देखना है। एक्सेप्ट करें स्वयं को, हम जो है जैसे है वैसे। स्वयं से एक्सपेक्ट रखें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी चेक करें, परंतु दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें।
एक्सेप्ट कर लें और जो है जैसे वैसे, तो तनाव कम हो सकता है और संबंधों में मधुरता आ सकती है। एक दूसरा जो गुण यहाँ पर बताया है ऑर्डरलीनेस का, शिस्तबद्धता जिसको कहेंगे। बहुत बार ये होता है कि स्ट्रेस आने का कारण ये है वर्क प्लेस पे ज़्यादा ये होता है। जैसे पहला जो गुण हमने देखा वो हार्मनी हर जगह पर काम में आता है, वैसे ये शिस्तबद्धता वर्क प्लेस पर भी आता है तो घर में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर वर्क प्लेस पे हम देखते हैं जहाँ डिसिप्लिन होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए। बहुत बार हम चीज़ें जो अभी करनी होती है उसको टाल मटोल करते हैं, वो उसका भी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है कामों की, और कुछ चीज़ें हम इधर रख देते हैं उधर रख देते हैं, फिर समय पर वो चीज़ें नहीं मिलती, उसका भी स्ट्रेस बहुत हो जाता है। ये जो ऑर्डरलीनेस है, शिस्तबद्धता जिसको कहते हैं, ये गुण भी बहुत ज़रूरी है तनाव मुक्त जीवन के लिए। Orderliness is being neat and living with a sense of harmony. It is putting first thing first and taking care of the things you need to do. पहले जो करना है वो करें, उसकी एक लिस्ट बनानी है। The journey of 1,000 miles begins with a single step. If you don't know where you are going, any road will take you. No, मतलब if you don't know where you are going, any road will take you there. अगर हमको पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है तो क्या कोई रोड हमको अपनी मंजिल तक पहुँचा सकता है? नहीं पहुँचा सकता। और कोई भी लंबा सफ़र जो है एक कदम से शुरू होता है, इसलिए जैसे अभी हमने कहा कि अपने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। हमारे जीवन में हमारी प्राथमिकताएं क्या क्या है उसकी लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में। बहुत बार या फिर ज़्यादातर लोग, अभी हम लोग जो सुन भी रहे हैं, आप खुद चेक करें आने वाले इस मंथ में क्या ऐसी 10 प्राथमिकताएं हैं जो मुझे करनी है। उन प्राथमिकताओं की लिस्ट ही हम नहीं निकालते, रोज निकालनी होनी चाहिए कि आज की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए कि ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। बहुत बार हम मार्केट में भी जाते हैं तो विदाउट लिस्ट गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो भी एक तनाव का कारण बन जाता है। तो छोटे काम से लेकर बड़े काम तक छोटी सी यात्रा की भी हम लिस्ट बनाते हैं जीवन में। जैसे हमने कहा कि मार्केट में जाना है तो उसकी भी हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कैसे जाना है, इस रोड पर कौन सी चीज़ें मिलेगी और आते वक्त कौन सी चीज़ें लेनी। ऐसे ही अपनी दिनचर्या की कहे, अपने जीवन की भी हमको एक लिस्ट बना लेनी है कि जीवन की प्राथमिकताएं क्या क्या है, और उन प्राथमिकताओं की तरफ अगर ध्यान देते जाएंगे तो बहुत सारा जो तनाव, जो टेंशन बाद में आने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रोड आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए पहले मंजिल तय करें कि हमें जीवन में करना क्या है। हम बस में तो बैठ गए हैं, टिकट आया है, भैया टिकट निकालो, तो हम कहते कि दे दो भाई कहीं के पे, तो कहीं तो जा ही नहीं पाएंगे फिर। इसलिए अपनी मंजिल को तय करें कि मुझे कहाँ जाना है। छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं, उस स्टेप्स को तय करो। आज के दिन इतना करना है, कल के दिन इतना करना है। हमारा हर एक दिन पहले दिन से बेहतर होना चाहिए। अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ा तो भी हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़े हुए होने चाहिए हर दिन। ये तब होगा जब हमने लिस्ट निकाली होगी कि मुझे क्या क्या करना है। जितने भी लोग बड़े जो हुए हैं उन्होंने अपने जीवन के प्राथमिकताओं की लिस्ट निकाली। नहीं तो होता यूं है, होता क्या है फिर लोगों के साथ में, जैसे मेरे जीवन की प्राथमिकता मैंने तय नहीं की है, फिर होता यूं है कि मैं कोई लाइव कंसर्ट में जाता हूँ, कोई म्यूजिक कंसर्ट होता है, वहाँ पर मैं किसी को बहुत सुंदर गाना गाते हुए देखता हूँ और उस पर
जो इम्प्रेस हो रहे हैं लोग, उसकी जो प्रशंसा हो रही है, उससे मैं प्रभावित हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने फिर गाना गाना चाहिए या फिर अच्छा सिंगर बनना चाहिए, और वो मैं यात्रा शुरू कर देता हूँ। फिर कभी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ कोई नेता को भाषण सुनते हुए, उसका भाषण सुनता हूँ मैं, और बहुत सारी सभा प्रभावित हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैंने फिर राजकारण के क्षेत्र में जाना चाहिए। कभी कोई बहुत अच्छा खेल लेता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसकी मैच देखने में गया, तो मुझे लगता है कि मैंने ये बनना चाहिए। जब तक तय नहीं किया है कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, तब तक हम कुछ नहीं बन पाएंगे। और फिर समय गुजरते जाता है, उम्र गुजरती जाती है, और फिर एक समय पर आता है, स्वयं का जब आत्म विश्लेषण हम करते हैं, चेकिंग करते हैं, फिर तनाव आ जाता है कि मैंने जीवन में क्या किया। बहुत सारा समय मैंने व्यतीत कर दिया ऐसा ही। अब जो गया वो तो गया ही है, लेकिन अब जो गया है उसको सोच सोच कर आने वाले समय को भी हम बर्बाद करते जाते हैं। फिर ये तनाव जीवन में बढ़ता जाता है। ज्यादातर युवाओं के साथ ये होता है। इसलिए आज हम अपनी, आप गृहस्थ जीवन को जी रहे हो, विद्यार्थी जीवन को जी रहे हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप जी रहे हो, चाहे ऑफिस में कोई भी काम कर रहे हो, एक आदत लगा देनी है हमें, स्मॉल टारगेट्स और बिग टारगेट्स। हमारे जो छोटे छोटे जो जीवन के लक्ष्य है, उसकी एक लिस्ट निकालें कि ये मेरे लक्ष्य इतने हैं, इस समय में मुझे पूर्ण करने हैं, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, ये लिस्ट नहीं होगी तो ज़रूर जीवन में फिर अलग अलग रूप से तनाव आते जाएगा, इतना तो तय है। इसलिए शिस्तबद्धता हो हमारे जीवन में हर बात की। तो यहाँ पर कहते हैं कि जोस ऑर्टेगो गैसेट क्या कहते हैं कि ऑर्डर इज नॉट अ प्रेशर विच इज इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी फ्रॉम विदाउट, बट एन इक्विलिब्रियम विच इज सेट अप फ्रॉम विद इन। ये हमारे यहाँ आंतरिक गुण है शिस्तबद्धता। ये कोई किसी के ऊपर प्रेशर लाकर की हुई बात नहीं है, या फिर सोसाइटी पर भी वो लादी हुई चीज नहीं है। ये लेकिन सब में इक्विलिब्रियम आए, सब में एकता है, समानता आए, वातावरण बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए ये चीज़ है। तो ऑर्डरलीनेस ये गुण अगर है सोसाइटी में हर एक में, तो बहुत सारे जीवन के तनाव हमारे कम हो सकते हैं। सो यहाँ व्यक्तिगत लेवल पर हम ऑर्डरलीनेस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जब रहते हैं तो शिस्त, जिसको कहते हैं अनुशासन कहें या फिर डिसिप्लिन कहें, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे पता है लेफ्ट साइड में चलना है, लेकिन वही अगर मैं राइट साइड में चल रहा हूँ तो मेरे लिए भी तनाव का कारण हो सकता है, तो सामने वाले के लिए भी तनाव का कारण हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल पर हूँ और मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करता हूँ तो वो मेरे लिए भी तनाव का कारण बनेगा और सामने वाले के लिए भी बनेगा। तो बहुत बार हम जब डिसिप्लिन में नहीं चलते तो सिर्फ हमारे लिए तनाव नहीं क्रिएट हो जाता, सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं आता, लेकिन अन्य अन्य लोगों के जीवन में भी तनाव क्रिएट हो जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, अपने जीवन को शिस्तबद्धता, जिसको कहते हैं ऑर्डरलीनेस पर चलाना है हमें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। प्लानिंग सो दैट इट वर्क्स, डूइंग स्टेप बाय स्टेप एंड स्टेइंग ऑन ट्रैक इंस्टेड ऑफ गोइंग इन सर्कल। ट्रैक पर चलना है, बार बार वही चीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि एक साल बीत जाता है लेकिन वही एक छोटी सी बात है जिस पर वो अभी भी काम कर रहा है, एक छोटी सी बात पर ही विजय प्राप्त नहीं किया है। सो एक ट्रैक पर चलना है हमको, एक सर्कल में नहीं, और हर प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हैविंग अ प्लेस फॉर ट्रिप, यूज देम व्हेनेवर यू नीड इट। थोड़ा ट्रिप भी होनी चाहिए। अप्रिशिएट द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, you see beauty and harmony of all living things, divide the problems into parts, handle them at their turn and time। जो भी बातें हैं, बाबा कहते हैं कि समस्याओं को समस्या नहीं कहो, जैसे ही समस्याओं को समस्या के रूप में देखते हैं तो वो समस्या, बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि
आने वाली परिस्थिति जो है वो पेपर टाइगर है, लेकिन जैसे ही आप उसको समस्या के रूप में देखते हो, वो पेपर टाइगर रियल टाइगर बन जाता है। इसलिए समाधान स्वरूप बनकर बातों की तरफ देखना है, और जो भी बातें हमारे जीवन में आती है उसको दो भागों में डिवाइड करना है, और उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। समस्या से घबराना नहीं है। सॉरी, थोड़ी आवाज हो रही है आसपास में। बढ़ते हैं हम आगे। एक कमेंट्री है, फिर से वही, स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य एक चमकते सुंदर सितारे के रूप में देखें। मैं आत्मा, मन बुद्धि के मालिक, अजर अमर अविनाशी आत्मा। मैं देख रहा हूँ स्वयं को। आई एम अ डिसिप्लिन्ड मैन, शिस्तबद्ध हूँ। मैं अपना हर काम बहुत सही तरीके से करता हूँ, व्यवस्थित रूप में करता हूँ। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत सही तरीके से करता हूँ। मैं अपने जीवन में हर कार्य को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, जिससे सर्व आत्माएं संतुष्ट होती हैं और वातावरण में प्रसन्नता फैलती है। चलो, इन गुणों को हम लेते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है ऐसे ही। फिर हम चलते हैं दूसरे गुण की तरफ, इक्वेनिमिटी। Equanimity is the ability to keep balance in times of crisis and happiness. Balance is the key for success in life. While making your thoughts and deeds coherent, you will find that you are truly successful. This is one of the most valuable quality and power. It is the essence and goal of many spiritual techniques and practices. Equanimity means to maintain inner balance in the face of success and failure, reach and improve impoverishment, praise, and blame. You are calm and composed, especially in difficult situations. Such equilibriums come from generating your sense of self-worth from the inner dimension, not from the external. At every turn in life, there are ups and downs. You may oscillate between success and failure, happiness and sorrow, good sins and bad sins, praise and criticism. You are loved by someone and disgraced by others. You are appreciated or rejected. You enjoy status and then fall from the favor. सो ये इक्विलिब्रिटी अर्थात हर चीज में स्वयं को बैलेंस रखना, निंदा स्तुति हार जीत जय पराजय सुख दुख में जो अपने आप को समान रख पाता है वही जीवन में सफलता के चरम सीमा को या फिर जब सफलता को प्राप्त कर सकता है। हर चीज में अपने आप को बैलेंस रखना, और ये जिसको ये टेक्निक आ गई, जिसको ये जिसमें ये शक्ति है स्वयं को हर चीज में बैलेंस रखने की, वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। संबंधों में हम जब एक दूसरे के साथ में आते हैं तो बहुत बार जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन कहीं लोग हमको क्रिटिसाइज करते हैं तब हमको बुरा लगता है, और यह क्रिटिसिज्म फिर तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन स्वयं को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसी शक्ति हूँ जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, समान रहती है। सुख दुख जय पराजय निंदा स्तुति, ये सारी परिस्थितियाँ इन सर्व परिस्थितियों में मैं स्थिर रहता हूँ। इसका बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्र में दिया है। आपने महाभारत जरूर सुना होगा, देखा होगा।
5 पांडव है, उसमें सबसे बड़ा जो भाई दिखाया है युधिष्ठिर दिखाया है। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ ही होता है युद्ध के मैदान में जिसकी मति और बुद्धि स्थिर रहती है, वही युधिष्ठिर है। और पूरे महाभारत में आपने देखा होगा कि उसको हमेशा बैलेंस दिखाया है। कोई कुछ भी करता है तो युधिष्ठिर की भावनाएं कभी बदली नहीं होते। तो जो सदैव स्थिर है उसको ही युधिष्ठिर कहते हैं। तो तनावपूर्ण सिचुएशन जो भी आती हैं, जब हम अपने आप को उसमें स्थिर रखते हैं, तब ये तनावपूर्ण सिचुएशन तनावपूर्ण नहीं रहती, एक प्रकार का सेलिब्रेशन बन जाती है। यहाँ इसमें दिखाया है इस गुण में विशेष रूप में, जब हमारी सोच और हमारा कर्म, हमारा बोल जब एक लाइन में है, जैसा हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम जब कर्म करते हैं, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। जैसे एक गाड़ी की अलाइनमेंट है तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है, अगर अलाइनमेंट नहीं तो एक दिशा में वो भागेगी। ऐसे ही जब हमारा जीवन, हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा कर्म जब अलाइनमेंट में है, अर्थात एक है, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं, तो फिर जीवन में बहुत बार हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में एक शब्द बोला जाता है ओम शांति। ओम शब्द को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो AUM ओम कहते हैं। A फॉर एक्शन, U फॉर अटरेंस और M फॉर माइंड। एक्शन अर्थात कर्म, अटरेंस मतलब बोलना, और माइंड अर्थात सोचना। जैसा सोचते हो वही बोलो और वही करो, तो जीवन तनाव से मुक्त हो सकता है। लेकिन हो यूं रहा है आज कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, फिर जीवन में तनाव तो आना ही है, या फिर सिचुएशंस तनावपूर्ण होनी ही है। तो सफल व्यक्ति का बहुत सुंदर यहाँ पर लक्षण बताया है, सोचना, बोलना और करना, चाहे कहीं पर भी, अपने परिवार में भी, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने दोस्तों में, हर जगह आप कहीं पर भी हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें एक अलाइनमेंट में हो, तब जाके आपकी एक पहचान बनती है और फिर हर कर्म में आप सफलता को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब्स दी हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वालिटी इज दैट वी ओनली डिजायर इट विथ आवर सुपीरियर्स। बहुत बार हम सिर्फ ऊपर के लोगों से ही ये उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने स्थिर रहना चाहिए हर परिस्थिति में, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। हम हर एक व्यक्ति की वो जिम्मेवारी है। Adversity, if a man is set down to it by degrees, is more supportable with equanimity by most people than any great prosperity arrived at in a single lifetime. Okay, तो ये सारी कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो बड़े बड़े लोगों ने, बहुत महान जो चिंतक होकर गए हैं, उन्होंने यहाँ पर बताई है। उसको आप ज़रूर पढ़ लेना। कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको अपने जीवन में। मेक योर थॉट्स एंड डिड इक्वल, मतलब संकल्प और कर्म को एक समान बना लेना है। यू विल फाइंड दैट यू आर ट्रूली सक्सेसफुल। राइट बैलेंस बिटवीन बीइंग केयरफुल एंड चीयरफुल। केयरफुल भी रहना है और चीयरफुल भी रहना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि निश्चिंत रहना, अर्थात रास्ते से जा रहे हो और किसी भी दिशा से कैसे भी जा रहे हो और रास्ते पर बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हो और आप मस्ती में जा रहे हो, दैट इज नॉट केयरलेस, मतलब निश्चिंतता उसको नहीं कहेंगे। केयरफुल एंड चेयरफुल, तो हर कर्म करते हुए केयरफुल भी रहना है, लेकिन चेयरफुल, टेंशन नहीं हो कोई भी चीज का, सदैव प्रसन्न रहना है। डिसिप्लिन और प्रेम में, लव एंड अनुशासन और प्रेम में भी बैलेंस होना चाहिए। कहीं कहीं प्रेम हावी हो जाता है तो हम बैलेंस, मतलब डिसिप्लिन को भूल जाते हैं, और कहीं कहीं इतने डिसिप्लिन हो जाते हैं कि कहीं कहीं लव इस गुण को हम प्रयोग में नहीं लाते। तो इसका बैलेंस हमको रखना है और समझना है कि कहाँ अनुशासन को प्रयोग में लाना है और कहाँ कहाँ प्यार हमको, इस वैल्यू को जीवन में लाना है।
बहुत बार परिवार में रहते हुए बच्चों को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, इतना प्यार देते हैं कि उनको अनुशासन लगाना ही भूल जाते हैं, और कहीं कहीं इतना अनुशासन में आ जाते हैं कि उन बच्चों को प्यार देना ही भूल जाते हैं। तो राइट बैलेंस बिटवीन द डिसिप्लिन एंड लव, ये बातों को अगर ध्यान देंगे हम परिवार में भी, आप वर्क प्लेस पर हैं वहाँ पर भी, आप कोई भी सेक्टर में हो, अगर इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे हम, तो जीवन तनाव से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर फिर से कमेंट्री दी है, उस कमेंट्री को आप ज़रूर करें। यहाँ पर जितनी भी कमेंट्रीज दी जाती है ना, उनका अभ्यास आपने ज़रूर करना है घर में। यहाँ पर रिफ्लेक्शंस पॉइंट्स है, आप ज़रूर उसको पढ़ेंगे। फिर है गुड कम्युनिकेशन विद द सेल्फ covered by the clouds of so many external influences and many of its own negative beliefs and past experiences. The self is normally unclear about its own self. The light of spiritual knowledge brings clarity to the self, about the self. This helps me to communicate with others much more clearly than when I am not sure or clear about what is going on inside me. There is a direct connection between the quality of subtle activities in the form of thoughts and feelings going on inside me and the quality of my interaction and communication with others. जब तक हम स्वयं के मन की अवस्था को नहीं समझ लेते, तब तक हम जो भी कम्युनिकेशन लोगों के साथ में करते हैं उसमें क्लैरिटी नहीं होती। हम क्या कह रहे हैं ये हमको ही समझ में नहीं आता जब तक हम स्वयं के विचारों को नहीं समझ सकते। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या करता है, ये आपको स्वयं को समझने की कला देता है। हम अपने आप को समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कैसा हूँ, मेरे विचारों की अभी वर्तमान में क्या अवस्था है, किस प्रकार के विचार मेरे मन में चल रहे हैं। जब मैं स्वयं को समझना शुरू कर देता हूँ, स्वयं के साथ में जब कम्युनिकेशन ठीक हो जाता है, तब मेरा कम्युनिकेशन जो है अन्य आत्माओं के साथ में, अन्य लोगों के साथ में अच्छा हो सकता है। मेरा ही मेरे से जो कम्युनिकेशन है ठीक नहीं है, सो अन्य आत्माओं के साथ, अन्य लोगों के साथ में भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। मैं ही अपने आप को क्लियर नहीं हूं कि मुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या कैसे कर्म करने हैं। जब मुझे ही क्लियर नहीं है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसका भावार्थ क्या है, तो फिर मैं सामने वाले की तरफ अपनी भावनाओं को पहुंचा नहीं सकता। फिर ऐसे समय पर सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। और ख़ास करके जब आप ऐसे सेक्टर में हो जहां लोगों के साथ में आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में आना है, कोई सेल्स मार्केट में हो, ऐसे सेक्टर में जहां लोगों के साथ में है, बैंकिंग सेक्टर में हो, तो वहाँ पर आपको आपका अपने साथ का जो कम्युनिकेशन है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हर चीज़ का बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जब वो स्वयं को समझ में आएगा तभी हम अपनी भावनाओं को अन्य आत्माओं के पास में पहुंचा सकते हैं। तो गुड कम्युनिकेशन ये हर रिलेशनशिप का मुख्य आधार भी है। और इस कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बीके शिवानी दीदी ने और बहुत सारे लोगों ने बताई है, तो उसको ज़रूर आपने सुनना है। और यहाँ आगे और बताया है, तो हम शॉर्ट में ले लेंगे इसको। Very importantly, relationships are also connected with attitude and visions. Sometimes I may feel I have said and done the right things to someone, yet still someone is not behaving toward me as I would wish. At such times, I need to check my attitude towards that person and the vision with which I am seeing them. I may find inside a slight feeling of disapproval towards the person, a feeling of discomfort, a resistance to something in their personality. Neither of us may be conscious of it, but my negative feelings cast a shadow on the other person. They are not receiving the acceptance or respect from me that they should. Although externally I may be showing them a lot of respect, this subtle lack of acceptance and respect from my end influence their ability to hear me clearly.
and the way they behave towards me. The practice of meditation enables me to clean out my thoughts, feelings, attitude, and vision, ensuring that what I share with others on a physical and on a subtle level is positive, then it is much easier for me to connect with others and for others to connect with me in a positive way. This is called clean communication. बहुत सुंदर व्याख्या आज बताई है यहाँ पर क्लीन कम्युनिकेशन के। ये हमने समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में आते हैं, लोगों के लिए हमारे मन में कुछ पूर्व धारणाएं होती, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम अपने परिवार में भी तो देखें, बहुत बार कोई व्यक्ति हमको कहता है कि अरे भाई ये बात उनको बताओ। हम क्या कहते हैं, मुझे पता है वो कैसा है। आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे वो समझने वाले नहीं। हमारे मन में हमारे आसपास के लोगों के लिए पहले ही पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं और हम बार बार उसी नज़र से उनको देखते हैं। हाँ, हम ऊपरी स्तर पर उनको रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, हाँ जी कहेंगे उनके सामने, लेकिन हम ऊपरी स्तर पर सामने वाले को सम्मान देते हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं, लोगों के सामने उनका रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु ये सब ऊपरी स्तर का हमारा कम्युनिकेशन है। फिर हम बहुत बार लोगों को कुछ बातें कहते हैं, हमको लगता है कि हमने उनको बता दी, उन्होंने सुनी होगी, और फिर कहते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने सुना तो है लेकिन अभी तक किया क्यों नहीं। कारण ये होता है कि हमने कहा तो है लेकिन हमने कुछ पूर्व धारणा से कहा हुआ है। हमारे मन में कुछ उन आत्माओं के लिए पूर्व धारणाएं बनी हैं और वो हमारे थॉट्स जो है उसी लेवल के होते हैं, और इसीलिए हम कह तो रहे हैं लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, हमारा विजन है वो व्यक्ति के लिए उतना क्लीन न होने की वजह से वो भावनाएं जो हमारी है या कहें हमारे जो शब्द है वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए क्लीन कम्युनिकेशन का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के लिए हमारी जो भावनाएं हैं, विचार है, हमारा जो दृष्टिकोण है और उनको देखने का जो नजरिया है हमारा, वो बहुत क्लीन होना चाहिए। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, मेडिटेशन आपको इस बात में हेल्प करता जाएगा। और फिर दूसरों के साथ हम जब कनेक्शन में आएंगे तो एक पॉजिटिव वे से कनेक्शन में आते हैं। हमारे मन में, हमारा मन एक छोटे बच्चे के जैसा पूरा क्लीन हो जाता है। एक छोटे बच्चे को देखो, कम्युनिकेशन करने के लिए कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसको कोई चीज चाहिए तो उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसका कम्युनिकेशन उसके लोगों के साथ में कितना सुंदर है। आप भी उसकी तरफ देखेंगे, छोटे बच्चे की तरफ, तो बहुत खुशी महसूस होगी, मुस्कुराहट चेहरे पर आएगी। कारण क्या है कि उस बच्चे के मन में किसी के लिए भी कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है। इसलिए बच्चा सबको आकर्षित करता है और बच्चे के साथ हर कोई कनेक्ट हो जाता है तुरंत। आप देखिए, कोई भी समारोह हो, कोई भी संगठन हो, वहां पर एक छोटा बच्चा आ जाए तो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कारण है कि उसकी फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड, उसके वाइब्रेशंस क्लीन है। हमको भी जब संबंध में आना है तो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने विजन को, दूसरों के लिए जो भी हमने क्रिएट किया है उसको क्लीन कर देना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी आंखों में जैसे कचरा जब जाता है तो स्पष्टता से नहीं दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए उनके कर्मों का, व्यवहारों का, उन्होंने की हुई बातों का कचरा, धूल मिट्टी हमारे आंखों में चली जाती है। फिर हम साफ रीति से देख नहीं पाते लोगों को, हमारे दिल में बहुत सारी बातें बैठ जाती हैं, तो फिर हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स उतनी प्योर नहीं रहती। इसलिए समय अनुसार अपने मन और बुद्धि को समय समय पर क्लीन करते जाना है। लोगों के लिए जो भावनाएं हैं बहुत श्रेष्ठ भावनाएं रखनी है, ऊंची भावनाएं रखनी है,
जो मेडिटेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये क्लीन कम्युनिकेशन है। हमको ऊपर एक बाहर एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, और किसी को भी पसंद नहीं आती कि ऊपर ऊपर मीठा बोल रहा है लेकिन अंदर में पता है मुझे क्या है। तो हमारा चरित्र ऐसा हो, हमारा व्यक्तिमत्व ऐसा हो जो अंदर बाहर एक हो, सत्यता के आधार से, तब हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और जहाँ कम्युनिकेशन ठीक है संबंधों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में, तो तनाव पूर्ण जो स्थितियां है ना वो वहाँ पर क्रिएट ही नहीं होती। तनाव तभी आता है जब कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो बहुत और बातें बताई हैं यहाँ पर। Life is relationship, and the quality of our relationship will be hugely influenced if not defined by the quality of our communication. Relationship is an exchange of energy, so our communication with other takes place at many energetic levels: physical, mental and spiritual being the main three. फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर, ये तीन लेवल पर हमारा कम्युनिकेशन होता है। और जब हम संबंधों में, तो एक दूसरे के साथ एनर्जी हम लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, और वो एनर्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो क्लीन नहीं होगी, फिर कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो पाता। और जहाँ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है वहाँ संबंधों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। सो हर सेक्टर में जहाँ पर भी हम हैं तो वहाँ हमको इस बात का ध्यान रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ राइट एटीट्यूड, our attitude is the foundation upon which our communication with others will be built. सही दृष्टिकोण हो। सही दृष्टिकोण क्या है? हर एक ने अपना अपना एक एटीट्यूड बना के रखा हुआ है, हर व्यक्ति के लिए, परिस्थितियों के लिए, वस्तुओं के लिए। राइट एटीट्यूड क्या है? हर एक व्यक्ति की तरफ देखने का। तो यहाँ पर जैसे आगे के सेशन में हम जानने वाले हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों की तरफ देखने का अगर हमारा नज़रिया होगा, अगर ये राइट एटीट्यूड होगा, तो हमारे संबंधों में जो आज हम देख रहे हैं दूरियां पैदा हो रही है वो नहीं होगी, और संबंधों में तनाव पैदा नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ पर बताई हैं, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे चल के। और यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। लिसन विथ बोथ ईयर्स। आई शुड बी एन एक्टिव लिसनर बाय ट्यूनिंग इन fully and being present fully with the person and with the moment. If I am not, I listen through one ear and let it out of the others, or I will have listen which finally creates misunderstandings. दोनों कानों से सुनो, हमेशा कहते हैं, और दोनों कानों के साथ साथ मन और बुद्धि को भी वहाँ रखो। नहीं तो दोनों कानों से सुनने की हम कहते तो है कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मन कहीं और होता है, तो फिर वो शब्द हमारे अंतर में नहीं जाते। तो दोनों कानों से सुनना है, दोनों कान खोल के सुनना है, अर्थात मन और बुद्धि को वहाँ पर रखना है। अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। सामने वाले को समझो वो कहाँ से आया है, उसका देश क्या है, उसका धर्म क्या है, जाति क्या है, उस किस कम्युनिटी से वो आया है। बहुत बार हम वो नहीं समझ पाते, तो हम जो कहना चाहें, जैसे एक एक्टिव सेलर या फिर बहुत अच्छा सेलर क्या करता है, वो हर चीज़ को समझ लेता है पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर उस आधार से उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। डू नॉट एज्यूम, इमेजिन और जज। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं संबंधों में। अब जब आते हैं, अज्यूम नहीं कर लेना है कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, उसके साथ ऐसा किया तो यहाँ पर भी वो वैसा ही करेगा, इसने पहले भी ऐसे किया था अभी भी ऐसा ही करेगा। ये अज्यूम नहीं कर लेना है, इमेजिन नहीं करना है, जज नहीं करना है। अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसको ही देखना है। When we do this, our critical vision prevents other from expressing what they wish to say. Then because of wrong or half-right assumptions, others are not given the possibility to improve or express outside the boundaries of what we think of them. To give others a true chance to express themselves, we must not place our own boundaries around them. हमने अपनी बाउंड्रीज को उनकी तरफ नहीं लगाना है।
think before speaking. This is not something new, but however often we hear it, we forget to apply it. To think before speaking means to show consideration to the others, and then we say right things. सॉरी, आज डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बोलने के पहले सोचना है, और हमारा अजम्पशन प्रिजम्पशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे। और ये कुछ कोट्स है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहे हुए, थिंक ऑल यू स्पीक बट स्पीक नॉट ऑल यू थिंक। बोलने के पहले सोचो, मतलब थिंक ऑल यू स्पीक, जो आपने बोला है उसके ऊपर पूरा सोचो, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना सब कुछ आपने सोचा है वो बोलना चाहिए। जरूरी जो है वही बोलना है। द राइट वर्ड मे बी इफेक्टिव बट नो वर्ड वॉज वेरी एज इफेक्टिव एज द राइट टाइम पॉज। सही शब्द जो है वो तो इफेक्टिव होता ही है, लेकिन सही समय पर लिया हुआ पॉज, ये भी आपके जीवन में बहुत बार आपको सफलता दिलाता है, या फिर कहें इफेक्टिव हो जाता है। Who speak shows, who listen reaps. So जो आप बोलते हो वो बोते हो, और जो सुनते हो वो काटते हैं, ऐसे अर्जेंटाइन प्रोवर्ब है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर बताई है प्रोवर्ब्स में, बहुत सुंदर सुंदर है। इसको आप पढ़ें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ बातें हैं, इसको आप पढ़ना है। और अभी जो हमने बात की है ऊपर, वो सारी बातें इसमें नियर अबाउट आ चुकी है, इसलिए इसको हम लोग रिवाइज नहीं करते। फिर से एक गाइडेड कमेंट्री है, आप ज़रूर करना। रिफ्लेक्शंस है, और ये सारी बातें समरी में। When we feel stress, we experience certain physiological, related to body, and psychological, related to mind symptoms, whose importance we may not fully understand. These are normal signs that we should recheck our priorities. Our body or our state of mind is telling us that something in our life needs to change. Listed here are some of the common signs. जब भी ऐसी कोई बातें आती हैं, जैसे ये सिम्टम्स जो नीचे के हम जो देखने वाले हैं अभी, जब वो सिम्टम्स आते हैं तो हमने समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है। ये जो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, जैसे लोनलीनेस, जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जब बहुत सारी सभा में हैं, फैमिली में हैं, सबके साथ में भी जब अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ये साइन है कि कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी जब हम फील करते हैं, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी, फटीग अर्थात टायर्डनेस एंड स्लीपिंग डिफिकल्टीज, टीयर्स एंड मूड स्विंग होते रहता है, बार बार आंखों में आंसू आने लगते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें अगर हम लोग अनुभव कर रहे हैं तो ज़रूर हमें अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्टलेसनेस, इम्पेशंस एंड शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ऑब्वियसली वर्किंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फियर ऑफ साइलेंस, ये सारी बातें, इनकी तरफ हम ध्यान देंगे। जैसे इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमको अगर दिखाई दे रहे हो तो समझना है कि अभी हमें अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। और इस पूरे सेशंस में बताया है कि कैसे मेडिटेशन आपको इसमें हेल्प करता है, स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको इसमें हेल्प करती है। तो आज के दिन हमने जाना कि तनाव क्या है। तनाव अर्थात हमने देखा कि सिचुएशंस, और सिचुएशंस को फेस करने की जो एबिलिटी है कहें, या फिर सॉरी थोड़ा चला गया, जो हमारी ताकत है, तो ताकत जैसे बढ़ती जाती है तो सिचुएशंस नॉर्मल होती जाती हैं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन वही अगर रेजिलियंस हमारा कम है तो फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए रेजिलियंस बढ़ाएं, हमारे अंतर की शक्ति को हमको बढ़ाना है, ताकि जीवन तनाव मुक्त हम कर सकें। और जो भी वैल्यूज़ आज हमने शेयर किए हैं, हार्मनी, देन शिस्तबद्धता है, देन सद्भावना है,
ये जो वैल्यूज़ हमने आज यहाँ पर देखी हैं, उन वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। ऑर्डरलीनेस, इक्वेनिमिटी, हार्मोनी एंड गुड कम्युनिकेशन, ये 4 वैल्यूज़ हमने देखी, और ये 4 वैल्यूज़ हम अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन तनाव से मुक्त रह सकता है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। आशा है कि आपको आज की जो सेशंस में जो भी हमने बातें शेयर की वो कुछ हद तक समझ में आई होगी। आप इसको एक बार और किताब को पढ़ लेना, और जब पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से वो समझ में आएंगे। बहुत अच्छा सेशन है, और इस सेशन को आप अच्छी तरह से तैयार अगर करते हो तो आप कहीं पर भी एज अ लेक्चर करके जा सकते हैं, एज अ स्पीकर करके जा सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भाषण कर सकते हैं, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, इस पर भी आप भाषण कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें। तो आशा है आप तक जो भी हम बताना चाहें वो ज़रूर पहुंचा होगा। कुछ बातें होगी हम ज़रूर आगे शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी और एक सेशन हमारा रहा हुआ है, 9th सेशन, जो बहुत सुंदर है। गुणों का जो सागर है परमात्मा, उसके बारे में हम जानेंगे 9वें सेशन में। लेकिन वो सेशन का जो शेड्यूल है, अभी अमिता बहन जी से हम बात करेंगे, और फिर आगे के सेशन की डेट आप सबको बताई जाएगी कि कब ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे शिव बाबा का, परमात्मा का, प्रकृति का, उन सर्व तत्वों का जो आप तक मुझे पहुंचाने में हेल्प किए, आप सभी का जो इतने ध्यान से आप सुन रहे हो, आपका भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शांति सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। ओम शांति। जी थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई ओम शांति। धन्यवाद, कोई थैंक यू। सवाल हो तो पूछ सकता है। चलो ठीक है। ओम शांति। हेलो सर। हाँ हेलो सर, मतलब आपने जो ट्रेड का बोला ना वो मुझे समझ में आया, लेकिन अगर ट्रेड के बारे में किसको एडवाइस देनी होगी, मतलब कोई अगर डिप्रेशन में है, तो उसको मतलब पॉइंट क्या बनाने और सार स्वरूप में बताइए ना सर। देखो, पहले तो उसके डिप्रेशन का कारण समझ लो, क्योंकि हर एक के डिप्रेशन के कारण अलग अलग होते हैं। और डिप्रेशन का एक मुख्य जो कारण होता है कि वो समस्या को जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देख रहा है। जैसे एक कहानी आती है ना कि मतलब ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि उसके डिप्रेशन का पहले कारण क्या है, और उस कारण में ही निवारण होता है वास्तव में। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको सुनाऊं। एक बार 2 सन्यासी अपने कुटिया की तरफ जा रहे थे। जब पहुंचे तो बहुत जोरदार तूफान आया, और तूफान में उनकी कुटिया का आधा जो छप्पर है वो उड़ गया। तो पहला जो सन्यासी है, वो पहला जो साधु, वो कहता है कि अरे देखो, भगवान की हम इतनी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लोगों की इतनी सेवा करते हैं, फिर भी भगवान ने हमारा आधा छप्पर उड़ा दिया, हमारे कुटिया की रक्षा नहीं की। और वो डिप्रेस हो गया, और उसने सोचा कि भगवान ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ में। जबकि दूसरा जो साधु था वो कहता है कि देखो, हमारी तपस्या का फल, हमारी सेवा का फल देखो, हमारी पूजा अर्चा का फल देखो कि हमारा आधा छप्पर बच गया है। तो घटना एक ही है, लेकिन एक डिप्रेशन में जा रहा है, दूसरा एंथुसियाज्म है, उसमें उमंग उत्साह बढ़ गया, उसमें पॉजिटिविटी आ गई, उसमें परमात्मा के ऊपर और नीचे बढ़ गया। तो आपको कारण ढूंढना है, सीधा हम उसको क्या कहना है वो नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक की समस्या अपनी अपनी होती है। किसी के जीवन में इस वजह से डिप्रेशन आया हुआ है, तो उस बात को समझने से फिर हम उसको बता सकते हैं। तो आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करेंगे, इस सेशंस को और अच्छी तरह से सुनेंगे, फिर आपको स्वयं ही समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही है कि चीजों की तरफ देखने का नजरिया लोगों का सही हो जाए तो डिप्रेशन से वो मुक्त हो सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू सर। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति सर, शुभ रात्रि। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट।